नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा आपसे पिछले वीडियो में रिटायरमेंट के बारे में पार्ट 1 बात की थी, जिसमें रिटायरमेंट के पहले की तैयारी, पूर्व रिटायरमेंट। आज हम बात करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी को सहज, सुखद और सशक्त बनाए रखना है, इसके बारे में हम विचार करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मैं मनोवैज्ञानिक साइको काउंसलर डॉक्टर कृष्णा मेरीवालर कई विषयों पे जो कि आम दिनों में, आम जिंदगी में समस्याएं होती है, उस पर मैं बात रखती हूँ। अपना मानसिक समस्याओं की स्थिति को देखते हुए अपनी बात रखती हूँ। तो रिटायरमेंट के बाद भी आदमी को बहुत सारे मानसिक समस्याओं से गुजरना पड़ता है। उसी की वजह से मैंने सोच के यह वीडियो बनाया कि कैसे उसकी तैयारी की जाए और कैसे रिटायरमेंट के बाद अपने आप को सुखद, सहज और सशक्त रखा जाए, ताकि आत्मस्वाभिमान जो है पहले की तरह ही सशक्त रहे। क्योंकि आत्मस्वाभिमान मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जिसका आत्मस्वाभिमान जितना टूटता है, वह मानसिक और शारीरिक रूप से धीरे धीरे उतना ही टूटने लगता है। तो 3 स्तर पे मैं बात करूँगी। एक तो है, पहला है वित्तीय स्तर। जो आपके कार्पस मिलते हैं, जो आपको धनराशि मिलती है एक मुश्त, उसकी प्रबंधन कैसे की जाए। दूसरा है कि सामाजिक दायरे में अपने आप को कैसे स्थिर रखा जाए, अपने छवि को कैसे स्थिर बनाया जाए और कैसे लोक उपयोगी बनाया जाए। क्योंकि समाज की स्मृति बहुत ही थोड़ी होती है और जो जब तक लोक उपयोगी रहते हैं तभी तक लोग उनको याद करते हैं। मतलब आप कब तक रिलेवेंट हैं समाज के लिए। तो इस विषय पे अपने अपने स्तर से आप लोग विचार कीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का स्तर अलग अलग होता है, दायरा अलग अलग होता है, उनके मिलने जुलने वाले लोगों का दायरा अलग अलग होता है। तो रिटायरमेंट के बाद जो ये है, ये पहला तो सब में लागू होगा और दूसरा भी सब में लागू होगा, लेकिन तीसरा जो है वह कई क्लास में डिवाइड होता है। वित्तीय प्रबंधन, पहले हम बात करते हैं इसकी। वित्तीय प्रबंधन में 2 बातों का विशेष ध्यान रखिए। आप उस पैसे को ऐसी जगह इस तरह जमा कीजिए कि उससे आपको कुछ रिटर्न लगातार आते रहे, जिससे कि पेंशन के साथ साथ आपको कई जगहों से पैसा आता रहे, जो कि आपकी जो है वित्तीय स्थिति उसको पहले की तरह मजबूत रखे। जैसे SWP है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है, मार्केट में आज एक से एक। कई लोग ऐसे होते हैं जो रेंट पे अपनी दुकानें लगाते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी बनाए रहते हैं। लेकिन आज के डेट में रेंटल प्रॉपर्टी भी बहुत रिस्की हो गया है। कई बार जो मकान मालिक होते हैं वो जो रेंटर हैं उनके सामने एकदम गिड़गिड़ाते हुए दिखते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है। तो अगर परिवार छोटा है, आपका परिवार छोटा है, आपके दायरे सीमित हैं, तो आप अच्छा होगा कि अपने पैसे को अलग अलग जगहों में फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह करके, तो वित्तीय प्रबंधन जो है उसको 3 भागों में आप बांट सकते हैं। ये बहुत मोटा बात है, बहुत महीन बात, तो आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से समझिए। और अपने रिटायर होने से पहले एक तो सरकारी नौकरी वाले के पास ऐसे ही LIC एजेंट और बहुत तरह के फ़ंड वाले जाते रहते हैं महीना पहले से कि हमको कर दीजिएगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी समझदारी बरतनी चाहिए और इसको 40-40-20 के रेशियो से आप
इसको इन्वेस्ट करें। जैसे 40% कॉर्पस आता है, 40-40-20 का रेशियो रखिए। जैसे कि मान लीजिए आपको 1 करोड़ कॉर्पस मिलता है, तो आप 80 लाख रुपए, एक उतना तो कर्मचारी को थोड़ा कम ही मिलता है, मान लीजिए 50 लाख है, 60 लाख है, जो भी आपका कॉर्पस है उसका 40% आप सरकारी प्लान में इन्वेस्ट करके रखें और 40% आप ये जो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है, LIC है वगैरह वगैरह में, जिससे कि आपको हर महीना कुछ एक फ़िक्स इनकम आता रहे और आपका लाइफ स्टाइल वैसा ही बना रहे। रेस्ट 20% जो है उसमें आप 15 और 5 का रेशियो बनाएं। 15 में आप FD करा लें, छोटे छोटे अमाउंट का 3 FD करा लें, ताकि कोई भी ज़रूरत हो तो इमीडिएटली टूट जाए, मेडिकल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, कोई परेशानी हो, इमीडिएटली आप उसको तोड़ सकते हैं। छोटे छोटे प्लान में रखेंगे तो मान लीजिए एक को तोड़े तो 2 आपका सुरक्षित रह गया, तो वो आप FD में इस तरह से कर सकते हैं। और जो रेस्ट 5% है उसको सबसे पहले तो आप उसमें से कुछ पैसा 1 लाख 2 लाख जैसी आपकी इनकम बचती है अपने लाइफ पार्टनर को दे दीजिए और उसका हिसाब मत मांगिए। उससे कहिए कि जो मर्ज़ी आए तुम करो इस पैसे का, क्योंकि पूरी लाइफ, ज़्यादातर पुरुषों को ही मैं बोल रही हूँ क्योंकि महिलाएं तो बहुत आज भी बहुत कम कामकाजी हैं अनुपातिक ढंग से, और वो तो फैमिली के लिए करती ही हैं, उनका तो सारा जीवन ही फैमिली में चला जाता है। कुछ ये जो है कुछ रकम जो है अपने जीवन साथी को दीजिए और साथ में ये ज़रूर कहिए कि इसको तुम अपनी मर्ज़ी से खर्च करो, इसका हिसाब नहीं, इसका किताब नहीं, कुछ नहीं, कोई जानकारी देने की हमको आवश्यकता नहीं है, आप उनको दीजिए क्योंकि वो आपकी जीवन संगिनी है, सुख दुख में साथ रहे हैं। और उससे दोबारा उस पैसे के बारे में कभी मत पूछिए कि उन्होंने क्या किया। और उसके बाद कुछ पैसे अपने घूमने पे, जो भी आपकी जहाँ इच्छा था रिश्तेदारों से मिलने की, कहते हैं रिटायरमेंट का 1 साल तक जो है तो होता है वो कर्मचारी का हनीमून पीरियड होता है, उसमें आप घूम सकते हैं अपने पार्टनर को लेके, लाइफ पार्टनर को लेके, और अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हैं, आप सोसाइटी से रिकनेक्ट हो सकते हैं। तो ये है आपका, ये एक अलग चैप्टर है फाइनेंशियल प्रबंधन। चूँकि मैं मनोविज्ञान से संबंध रखती हूँ तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी। आते हैं दूसरे ये पे पहलू पे कि आप अपने स्वास्थ्य पे ज़रूर ध्यान रखें और कोशिश करें कि अपना स्वास्थ्य आपका सही रहे, ताकि उन पैसों का एंजॉय कर सके। क्योंकि पैसे आपके पास हैं, बहुत आ गए, और आपके पास स्वास्थ्य ही नहीं है तो फिर वो दिक्कत है। तो आप कम से कम एक बार पहले अपना थॉरोली चेकअप कराएं। चेकअप कराने के बाद आप उसको जहाँ कहीं भी जो भी परेशानी है उसको मैनेज करने की कोशिश करें। लाइफ स्टाइल अब भाग दौड़ की नहीं रहेगी, तो आप सिस्टमेटिकली लाइफ स्टाइल अपना रिलैक्स होकर अपना नया रूटीन बना सकते हैं, जिसमें कि ध्यान है, योग है, या फिर आपकी जो हॉबी है। बहुत लोगों को ध्यान, योग, ये सब बात सुनने से बहुत उबाऊ लगता है, तो आपकी जो हॉबीज़ है आप उसको ध्यान में रखते हुए अपने एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को बनाएं। तीसरा जो मेरा सब्जेक्ट है, मनोवैज्ञानिक स्थिति। रिटायरमेंट के बाद बड़े शहरों में, छोटे शहरों में तो अभी भी ये खुशनसीबी है कि छोटे शहरों में ऐसी घटनाएं नहीं घटती है। बड़े शहरों में ये घटनाएं आप आए दिन सुनते होंगे कि वृद्ध दंपति ने आत्महत्या कर लिया या वृद्ध पुरुष ने आत्महत्या कर लिया। महिलाओं में बहुत सहन शक्ति होती है, वो हर स्थिति में, लेकिन पुरुष का अहंग जब टूटता है तो उसको बहुत दर्द होता है
वो शारीरिक और मानसिक पीड़ा से भी अधिक पीड़ा होता है जब उसका अहम टूटता है। जिस ऑफिसर को, जिस कर्मचारी को, जिस बाबू को लोग रोज़ सलाम ठोकते थे और उसके बगल से लोग नज़र फेर के चले जाते हैं, तो इसमें उनका अहम टूटता है और वो जो पीड़ा होती है वह असहनीय होती है। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए इसमें भी 3 स्तर हैं, मैंने पहले ही कहा। जो चतुर्थ वर्ग कर्मचारी हैं उनकी लाइफ में समस्याएं, मानसिक समस्याएं बहुत कम होती है। यह तो बहुत अच्छी बात है। आर्थिक समस्या भले ही हो जाए, आर्थिक प्रबंधन भले ही अच्छा ना हो, एक्साइटमेंट में सब पैसा खर्च कर दे। हाँ, वित्तीय प्रबंधन में सबसे आवश्यक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने कॉर्पस को अपने नाम पे रखिए। नॉमिनी चाहे आप जिसको भी बनाएं, लेकिन जब तक आप अलाइव हैं पूर्णतः आप उसके स्वामी बने रहें। किसी भी इमोशन में किसी को भी उसका स्वामित्व ना दें। और पहला तो नॉमिनी आपकी जीवन संगिनी बनेगी। उसके बाद जो आपके बच्चे हैं वो स्वाभाविक रूप से तो नॉमिनी होंगे ही, लेकिन जब तक जीवित हैं तब तक उनका स्वामित्व, अपने उस राशि का स्वामित्व किसी को भी मत दीजिए। हमने आप लोगों को बड़ा कर दिया, योग्य बना दिया, बाकी का काम आप लोग खुद कीजिए। हम जब जाएंगे तब सब आप ही का होगा, ये बोल के आप क्लियर कट कर दीजिए ताकि उनके मन में कोई चाहत न रह जाए, कोई अपेक्षा रखे ही ना। तो ये इससे बड़ा ही सुकून मिलेगा आपको भी और उनको भी, आपके बच्चों को भी। ये समस्या सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास में आती है। वहाँ पे जब कभी लोग इमोशनली ब्लैकमेल करके, सच में बच्चे कभी कभी इमोशनली ब्लैकमेल करके आपके पैसे कॉर्पस को खर्च करवा देते हैं। फिर बाद में हम 1 तारीख को देखते हैं कि जो पेंशनर की लाइन लगी रहती है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले बहुत एम्पावर्ड लाइफ रहता था, बाद में बहुत दयनीय स्थिति में रहते हैं। यह उनका खराब वित्तीय प्रबंधन का परिणाम है। तो आप इस पे ज़रूर ध्यान दें। तो फिर आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पे कि कैसा हो आपका सामाजिक जीवन ताकि आप सुखद रहें, आपका जीवन सुखद, सहज और सशक्त रहे। तो इसका एक ही मूल मंत्र है कि जब तक आप लोगों के लिए उपयोगी बने रहते हैं, लोग आपके लिए उपयोगी बने रहते हैं। आप इसे छोटे स्तर पर करें, आप इसे बड़े स्तर पर करें, आप इसे मध्यम स्तर पे करें, आप इसे ना करें, ये आपकी चॉइस है, लेकिन यही एक मूल मंत्र है। तो इसमें क्या कर सकते हैं? हर कोई खुद एक संस्था नहीं खोल सकता है, हर कोई एक एनजीओ नहीं बना सकता है, हर कोई अपना कोई कार्यशाला नहीं खोल सकता है। तो किसी ऐसे स्थिति में आपका जो रुचि है, जैसे पत्रकारिता है, लेखन है, आप अगर मैकेनिक हैं तो मैकेनिकल स्कूल के पास ऐसा बहुत सारा इंस्टीट्यूट है जिसके बाहर आप एक प्रैक्टिकल सेंटर खोल सकते हैं। ऐसा कोई एनजीओ में भाग ले सकते हैं, स्किल इंडिया में, जहाँ की आपको फैकल्टी बनने का सुअवसर मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, ख़ास करके कृषि। बहुत लोगों के मन में होता है कि काश हम खेती करें। बहुत लोग आजकल तो सेलिब्रिटी बोलते हैं रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे, हम सेब की खेती करेंगे। आपने एडवर्टीजमेंट में देखा होगा। तो बहुत लोगों को कृषि से प्यार होता है, तो उस तरीके से उसको लेकिन अलग तरीके से करें, क्योंकि आपका शरीर अकेले मेहनत करने के लायक नहीं रह जाता है। उसको आप एक कम्युनिटी से जोड़ें और उस तरह से आप कृषि के बारे में तरह तरह की जानकारी दे सकते हैं लोगों को। अपना बागवानी बना सकते हैं। अगर आपके पास भूमि है, गांव से जुड़े हुए हैं, तो अपने खेत को किसी को वर्कशॉप बनाने के लिए आप, जैसे नर्सरी वगैरह का दिया जाता है, आप अपने नज़दीकी ब्लॉक से जाके पता कर सकते हैं। तो आपको वो लोग बताएं। मीन्स कि किसी तरह की अगर हॉबी है आपकी जो कि आप काम में रहते हुए नहीं कर सके,
उससे संबंधित संस्था से जुड़ें या उससे संबंधित जानकारी अपने आप को जानकारी प्राप्त करें और अपने आप को उसमें सशक्त और एक यादगार व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करने की कोशिश करें। तो इस तरह से आप पाएंगे कि आपकी हॉबीज़ भी फुलफिलमेंट हो रही है। कामकाजी महिलाएं भी हैं, उनके लिए मैं कहती हूँ अंत में, बहुत सारी महिलाएं एडजस्ट कर लेती हैं, पोते पोती हैं, कभी इस बेटे के घर में कि कभी उस बेटे, लेकिन उसमें भी कुछ महिलाएं बहुत स्वाभिमानी होती हैं। वो उनको भी अपना हॉबीज़ जो है, जो वो काम में रहते हुए नहीं कर पाए, उनको भी अपना हॉबीज़ डेवलप करना चाहिए। कोई एक स्किल हो जो वो सीखी हैं तो किसी को सिखाने का कोशिश करें, किसी एनजीओ से जुड़ें। तो इस तरह से क्या होगा कि आप समाज में ये जो वृद्धावस्था की सबसे बड़ी एक जो होती है भयानक कारण, वो होती है एकांकीपन। आप हाशिए पे चले जाते हैं परिवार की नज़र में, बच्चों की नज़र में और धीरे धीरे समाज की नज़र में। यूं ही आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं। और आपकी वाइफ, अगर आप पुरुष हैं तो उनको भी आदत हो गई है कि आप दिन भर घर में ना रहें, इतने देर के बाद वो ड्यूटी में चले जाएंगे, तो उनको भी आदत। तो लगातार घर से बाहर रहने वाला व्यक्ति अगर घर में रहने लगे तो 1 महीना 2 महीना उसको ठीक लगेगा, फिर उसमें अवसाद, चिंता, तरह तरह के नेगेटिव हार्मोन्स इन्हांस होने लगेगा और वो कई मानसिक परेशानियों के शिकार हो जाएंगे। तो इस तरह से अपना ध्यान रख सकते हैं। और वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आप लोगों को शुभकामना देती हूँ और दूसरी पारी को खूब खुशहाल तरीके से जिए, इसकी मैं शुभकामना देती हूँ, हार्दिक बधाई देती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।